Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 1st of January 2020. The topic that we are going to discuss, from mains point of view there are 5 news and from the prelims point of view there are 3 news. So let's start. सबसे पहले न्यूज़ जीएस पेपर 1 से है. So the news is related to the Subhash Chandra Bose. So regarding the context, तो Subhash Chandra Bose has unfurled the tricolor in the post bell on 30 दिसंबर 1943. ठीक है, तो उन्होंने जो है हमारा ट्राइकलर, ठीक है, ही हैड अनफ्लर्ड इट इन द पोर्ट बेयर ऑन 30 दिसंबर 1943. तो उसी के रिगार्ड में न्यूज़ आई है. अभी कुछ बैकग्राउंड देखा जाए तो जो बोस थे, दे हैव ट्रैवल द पोर्ट बेयर अंडमान निकोबार आइलैंड इन 1943, जस्ट आफ्टर जापान ने जब उनको व्हेन दे हैव हैंडेड देम ओवर हिज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट. ठीक है, एंड फर्दर जापान जो था उन्होंने कैप्चर कर लिया, हैड कैप्चर द आइलैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो ये एक हो गया फ्यू बैकग्राउंड. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कि when Bose, that is Subhash Chandra Bose, when they arrived to this particular part of the island, and in then आफ्टर जापान हैंडेड देम ओवर हिज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट क्या है. ठीक है, तो अभी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस्टेब्लिश करेंगे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद इन ऑक्यूपाइड सिंगापुर इन. ओके, एंड उसको जो है इट इज़ नोन एज अजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद. ठीक है, एंड इट वॉज फर्दर सपोर्टेड विद द एक्सिस पावर. ठीक है, ऑफ इम्पेरियल जापान. ठीक है, किस किस से सपोर्टेड थी वो देख लेते एक बार. इट इज़ एक्सिस पावर ऑफ इम्पेरियल जापान, निज़ाम जर्मनी एंड द इटलियन सोशल रिपब्लिक एंड देयर अलायंस. ठीक है, इन सब से वो इट वॉज सपोर्टेड बाय, एंड ही had launched a struggle to free India from a British under the banner of a provisional government in exile, and during that later part of the just after the second world war. ठीक है, तो ये एक हो गया आइडिया कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट क्या था और उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, एंड हु वेयर द पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो अभी ये पूरे जो कंसेप्ट है, ठीक है, पूरा ये जो वाक्य हुआ था तो उसके कौन कौन पार्ट थे. तो अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया जो अब्रॉड में रहते थे, ठीक है, जो दोज हु वेयर लिविंग अब्रॉड, दे केम यूनाइटेड, एंड फर्दर जो इंडियन नेशनल आर्मी है ड्यू द एक्स प्रिजनर एंड द थाउजेंड ऑफ सिविलियन वॉलेंटियर फ्रॉम इंडियाज एक्स पार्टी पॉपुलेशन इन मलया, जिसको भी प्रेजेंट डे में हम मलेशिया बोलते हैं, और बुरमा से भी, दैट इज प्रेजेंट डे दैट इज म्यांमार. ठीक है, तो इन पार्ट से जितने भी जो इंडियन आर्मी थी, नेशनल आर्मी थी, उन्होंने विड्रॉ नहीं, ड्रॉ कर दिए ड्यू द एक्स प्रिजनर एंड थाउजेंड ऑफ सिविलियन. ठीक है, सिविलियन वॉलेंटियर जो वहाँ पे थे. ठीक है, अंडर दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट बोस जो थे दे हैज हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर वॉर एंड फॉरेन अफेयर के लिए. ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी. ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी जो थे वो थे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, वाइल एस ए अय्यर. ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के है, एस ए अय्यर कौन थे, ही वॉज द हेड ऑफ अ पब्लिसिटी एंड अ प्रोपोगंडा विंग्स, एंड द रिवोल्यूशनरी लीडर दैट इज रास बिहारी बोस, उन्होंने ही वॉज डेजिग्नेटेड एज द सुप्रीम एडवाइजर. ठीक है, तो ये हो गया कि कौन कौन इस उनका जो एक मेन मूवमेंट था दैट इज़ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के कौन कौन पार्ट थे. अब हम देखते हैं कुछ की फैक्टर्स रिलेटेड टू द सुभाष चंद्र बोस. तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वॉज द ट्वाइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, कब कब वो इलेक्ट हुए थे, 1938 का जो सेशन हुआ था हरिपुर में, वहाँ पे वो इलेक्ट हुए थे. उसके साथ साथ 1939 में त्रिपुरी में भी वो इलेक्ट हुए थे. ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, फ्रॉम अ कांग्रेस प्रेसिडेंसी इन 1939, and he organized the all India forward bloc, a fashion with the कांग्रेस इन अ बंगाल. ठीक है, तो ये एक आइडिया हो गई है सुभाष चंद्र बोस के बारे में. आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. बस स्टैटिक पार्ट है. ठीक है, वैसे भी हमने हिस्ट्री, जिसने भी हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा होगा, जिसका भी हिस्ट्री का सेक्शन कवर हो गया होगा, उनके लिए ये सारी बातें नहीं होंगे, पर अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा जस्ट उनके लिए जो है एक आइडिया मिल गई है कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज वाई लाइटिंग स्टिल किल सो मेनी इंडियंस.
ठीक है। तो लाइटिंग जो होती है उसके वजह से काफ़ी इंडियंस की डेथ अभी भी क्यों हो रही है, ठीक है। सो रीज़न, ठीक है, अभी यहाँ पे कंटेक्स्ट दिया है कि बिटवीन अप्रैल 2019 से मार्च 31st 2020 तक, ठीक है, इसके बीच में लाइटिंग के स्ट्राइक के वजह से अबाउट 1000, ठीक है, 1000+ जो है डेट्स हो गई है। एंड व्हाट कैन मिनिमाइज द डेट्स, ठीक है। अभी ये जो रेट का संख्या है वो किस तरीके से मिनिमाइज हम कर सकते हैं। सो एवरी राइटिंग स्पाइक जो होती है अराउंड अ फिक्स पीरियड एंड ऑलमोस्ट सिमिलर जोग्राफिकल लोकेशन इन द सिमिलर पैटर्न, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखना कि जो लाइटिंग होती है वो फिक्स पीरियड एंड ऑलमोस्ट सिमिलर जोग्राफिकल लोकेशन में होती है एंड अलॉन्ग विद दिस इट इज़ ऑल्सो इन द सिमिलर पैटर्न। और जो क्लाइमेट रेजिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल है, अर्लियर उन्होंने बताया था कि लाइटिंग रिलेटेड उन्होंने वार्न किया था टू द फार्मर्स, कैटल ग्रेजर्स, चिल्ड्रंस एंड ओपन people in the open area. And then a local lighting safety action plan like installing a lighting protection devices is to prevent it is needed to prevent a death, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं उन्होंने ठीक है जो क्लाइमेट रेजिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल है उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेट की जो संख्या है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट कॉज बाय द लाइटिंग। तो जो सेंटर है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है कंपनसेशन ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर टू ₹4 लाख इन 2015 एंड इन लास्ट 5 ईयर अगर देखा जाए 13,000 से भी ज़्यादा जो है डेट हुए हैं एंड विच ब्रिंग्स अ टोटल कंपनसेशन ऑफ अराउंड 359 करोड़, ठीक है। एंड इट देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल लॉस इन द एनिमल लाइफ्स ऑल्सो फ्रॉम अ लाइटिंग स्ट्राइक, ठीक है। तो एनिमल लॉस भी अभी कुछ डिक्रीज हो गया है। ये दिस आर द फ्यू इम्पैक्ट्स ऑफ अ लाइटिंग। एंड अभी लाइटिंग किस तरीके से होती है, सो इट इज़ अ वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज हो जाता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फियर एंड सम ऑफ विच इज़ अ डायरेक्टेड टूवर्ड द अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो लाइटिंग, ठीक है, अर्थ मतलब ऊपर से आते हैं, दैट इज फ्रॉम द स्काई, ठीक है। रैपिड और एक मैसिव जो है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फियर एंड सम ऑफ इट जो है वो डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस। एंड ये जो डिस्चार्ज होता है लाइटिंग के टाइम पे आर जनरेटेड अ जायंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड, जिसका अगर देखा जाए कितने किलोमीटर तक वो टॉल होता है, दैट इज 10 to 12 किलोमीटर टॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हाउ लाइटिंग स्ट्राइक द अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो क्या होता है, जो सरफेस होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। व्हेन द सरफेस ऑफ अर्थ जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज, द बॉटम ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड बिकम नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखो ये स्टॉर्म क्लाउड हो गया है, इनिशियली ये पॉजिटिव होता है एंड देन वो जो है इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। एंड जब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है ग्राउंड पे एंड देन दिस पार्ट इज अ नेगेटिव एंड ऑब्वियसली समझ गया, कोलिजन तो होगा ही। एंड दस द चार्ज अल्टर द एयर अराउंड विच द क्रिएट अ पोटेंशियल लाइटनिंग पार्ट, ठीक है। तो दस इट क्रिएट अ पोटेंशियल लाइटनिंग पार्ट, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऑन द सर्फेस एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस आर गोइंग एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड फर्दर जो लाइटनिंग है इट इज कंप्लीटेड ऑन दिस पाथ एज अ नेचर टाइड टू न्यूट्रलाइज द एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव करीब आएंगे एंड दस वी कैन सी दैट कि ये जो होता है लाइटनिंग कॉज होता है ऑन द अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो ये एक फिगर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटिंग किस तरीके से होती है और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं टू मिनिमाइज द लाइटनिंग, ठीक है। ये पूरा एक हमारा न्यूज़ कवर हो गया। अब हम देखते हैं GS2 पेपर से न्यूज़ है व्हाट इज़ अ एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन वुमेन एंड द चिल्ड्रंस आर ओवरवेलिंगली एनीमिया एनीमिक अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2020, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि इंडियन वुमेन और जो चिल्ड्रंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण से जो है एनीमिया के शिकार है। अभी एनीमिया क्या होता है, ये कंडीशन होती है बॉडी में ऑफ हैविंग अ लोअर दैन अ नॉर्मल नंबर ऑफ अ रेड ब्लड सेल और द क्वालिटी ऑफ अ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एंड इट कैन मेक वन फील टायर्ड, कोल्ड, डिजी एंड
इरिटेबल एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ अमॉन्ग द अदर सिम्टम्स, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अगर कोई भी पर्सन जो है एनीमिया से शिकार है तो ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। एंड जो डाइट होता है विच डज नॉट कंटेन इनफ आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इज अ कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है। दिस आर द फ्यू कॉमन कॉज, ठीक है। उनके डाइट में जो है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होने के वजह से भी जो है एनीमिया होता है। अब हम देखते हैं व्हाई इज द एनीमिया सो हाई इन अवर कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में क्यों हाई है इतना, तो आयरन डिफिशियंसी और एक विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया आर द मेन टू टाइप ऑफ एनीमिया जो इंडिया में मिलती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी प्रिविलेज होता है एज कम्पेयर टू द मेन ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशनल आयरन लॉसेस, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वक्त उनका जो आयरन लॉसेस होता है, दस ड्यू टू दिस आयरन डिफिशियंसी मोस्ट ज़्यादा प्रिवेल होती है इन कंपेयर टू मेन इन द केस ऑफ अ फीमेल। ऑब्वियसली कंपेरिजन नहीं बनता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ओनली फॉर द वुमेन, बट स्टिल ज़्यादातर आयरन डिफिशियंसी जो होती है वो वुमेन को ही होती है। एंड जो हायर आयरन डिमांड जो होती है ऑफ अ ग्रोइंग फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, हायर आयरन की डिमांड होती है। एंड दस दिस आर द मेजर टू रीजन कि क्यों डिफिशियंसी आयरन की वुमेन्स में इतनी ज़्यादा होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the lack of a miltons in the diet due to the over dependence of a rice and a wheat, insufficient consumption of a green and a leafy vegetable, dominance of a packed and a processed food with a low which are low in nutrition, ठीक है। तो ये तीन चार जो रीज़न है वो भी मेजर रीजन्स है कि क्यों हाई प्रिविलेंस है एनीमिया में इन इंडिया, ठीक है। तो पीपल जो है ज़्यादातर राइस और वीट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस उन पे होता है और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जो डाइट में होना चाहिए उन पे वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते। इनसफिशियंट ग्रीन और लेफी वेजिटेबल का भी कंजप्शन काफ़ी कम होता है। एंड जो पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसका कम से कम न्यूट्रिशन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंस है, ठीक है। एंड दस दिस आर द फ्यू रीजन कि क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा प्रिवेल करता है एनीमिया, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा एनीमिया के बारे में। और एक बार आप जो है ये हमारा जो अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, ठीक है, हमने उसके कुछ सेक्टर्स तो डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। तो पर मेजर ये जो सर्वे आया है, ठीक है, जो भी अभी मेंस का पेपर लिख रहा हो तो जस्ट गो थ्रू दिस सर्वे वंस बिकॉज मोस्ट पॉसिबल इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड रिगार्डिंग वन पॉइंट कि ये जो अभी रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, दिस वाज अ फर्स्ट टाइम कि जब इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट यूजेस के बारे में ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके पहले डिफरेंट फैक्टर्स को जो है कंसिडर किया जाता था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, ठीक है। जैसे कि फैक्टर्स सच एज कि किस तरीके से, ठीक है, व्हाट आर द मेजर रीजंस और व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑफ अबॉर्शन, व्हाट आर द रीजंस कि रिलेटेड टू द अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ अ हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उस पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया जाता था, ठीक है। तो इस बार इन फैक्टर्स के साथ साथ जो इंटरनेट यूसेज है, ठीक है, इंटरनेट यूसेज का भी जो फैक्टर है इस बार जो है ऐड किया है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू बैकग्राउंड एंड जस्ट गो थ्रू दिस सर्वे। हमने वैसे भी काफ़ी सारे न्यूज़ इस पर डिस्कस कर ही लिए हैं, बट अगर आपको रिवाइज करना हो जस्ट गो तो गूगल और टाइप कर दिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलेटेड टू द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड वैसे भी मैंने कुछ पॉइंट तो बता ही दिए हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच लेड अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ लाइटिंग हाउस प्रोजेक्ट अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज इंडिया एट अ 6 साइट अक्रॉस द 6 स्टेट, ठीक है। तो इसको जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दे हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ लाइटिंग हाउस प्रोजेक्ट। अब ये लाइटिंग हाउस प्रोजेक्ट क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन द मेजर 6 सिटीज एट अ 6 साइट। अभी कहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट होने वाला है, दैट इज इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची उत्तर झारखंड, अगरतला त्रिपुरा एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश। दिस आर द 6 साइट जहाँ पे जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है वो बनने वाला है, ठीक है। और ये कंप्राइज करेंगे अबाउट 1000 जो हाउसेस है एट ईच लोकेशन, उनको जो रहेगा दे विल बी विथ लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। और ये जो प्रोजेक्ट है इट विल डेमोन्स्ट्रेट एंड डिलीवर करेगा एक रेडी टू लिव हाउस एट अ एक्सपेडिशियस पेस space within a 12 month as compared to the conventional brick or mortar construction, ठीक है, which will be more economical, sustainable और a high quality and a durability, ठीक है। और ये जो लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है
variety of a technology including fabricated sandwich panel system in a light housing project at Indore, monolithic constructed concrete construction using tunnel framework. ठीक है, तो दिस इज फ्यू बैकग्राउंड. अब हम देखते हैं व्हाट आर द की फीचर ऑफ अ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज. ठीक, इसके फीचर्स क्या है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट है इट इज़ अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज इन इंडिया. ठीक है, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं. तो इसके की फीचर्स अगर देखे जाए, इट वॉज लॉन्च इन 2019. ये जो चैलेंज है इट वॉज टेकन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर. ठीक है, और ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है इसका मेन एम अगर देखा जाए टू फास्ट ट्रैक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मीट द टारगेट की कंस्ट्रक्ट करे 2 करोड़ हाउसेज बाय 2022. इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस अगर देखा जाए ऑन आइडेंटिफाइंग अ मेन स्ट्रीम प्रोवन demonstrable technology for lighting project and potential spotting as potential future technology for incubation and accelerating the support जो affordable sustainable housing accelerate कर सकता है in case of India. So this is the main focus and this is the main focus, sorry, this is the main aim and this is main focus of this global housing technological चैलेंज. ठीक है, यहाँ पे और एक फिगर दिया गया है कि होम सॉल्यूशन. तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है इसका मेन एम है कि वो इंट्रोड्यूस करे एक बेस्ट टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है हाउस का वो क्विकली और एक लोअर कॉस्ट में हो पाए. 6 विनर्स विल बी जो डिज़ाइन करेंगे विल डिज़ाइन एंड बिल्ड अ प्रोजेक्ट 1,000 हाउसेस यूनिट. ठीक है, एंड ईच स्टेट जो रहेगा स्टेट्स एंड सेंटर विल प्रोवाइड द असिस्टेंस ऑफ ₹1 lakh and the center will give the additional technology grant of 2.5 lakh for each. Incubation facilities अगर देखा जाए will provide a develop building technology which will support from the various IITs. that is यहाँ पे specifically 4 IIT से support रहेगा and approve जो technology रहेगी इस project के अंदर will be displayed by the central public work department along with the rates. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स एट कृष्णापट्टम एंड तुमंकुरा. ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इट विल बी एट द कृष्णा भट्टम एंड तुमंकुरा. ठीक है, तो अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एक कॉरिडोर होता है जो मेनली कंप्राइज करता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड दैट कैन पास फ्रॉम द स्टेट एट द मेन एटरीज. एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफर करता है एक इफेक्टिव इंटीग्रेशन किसके बीच में, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में. वो कहीं ना कहीं लीड करता है टू द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या कंस्टिट्यूट करता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रहेगा, रेल्स और रोड दोनों का. पोर्ट विल विथ अ स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट, मॉडर्न एयरपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन और द इंडस्ट्रियल एरियाज, लॉजिस्टिक पार्क्स. ठीक है, एंड एक नॉलेज पार्क फोकस करेगा ऑन कैटरिंग द इंडस्ट्रियल नीड, कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ टाउनशिप एंड रियल इस्टेट. ठीक है, सो दिस आर द फ्यू किस तरीके से फैसिलिटीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर दी जाएंगी. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल एंड द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि कहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ठीक है, इस साइन से हम देख सकते हैं. ठीक है, कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पे मेजर पोर्ट्स है. ठीक है, कहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक पूरा फिगर दिया है. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस फिगर. अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो जस्ट नोट डाउन इन योर पर्सनल नोट्स. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है. एंड यस गाइज, जस्ट वन मोर पॉइंट कि आप जो है हमारा जो इंडिया का मैप होता है ना वो किस तरीके से हम फास्टली ड्रॉ कर सकते हैं वो एक बार सीख लीजिए. क्योंकि आप जब आंसर्स में अगर मैप आपने ड्रॉ किया तो वो आपके आंसर्स को एक कोई एक्स्ट्रा एज तक ले जा सकता है. एंड जस्ट प्लीज डू प्रैक्टिस द मैप ऑफ इंडिया. फैक्ट फॉर द फिल्म्स अभी देखते हैं.
Shahayung NG, it is a इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डिज़ाइन एंड डेवलप एयर ड्रॉपर कंटेनर है, ठीक है। इट इज़ अ जीपीएस एडेड है, ठीक है, जीपीएस एडेड एयर ड्रॉपर कंटेनर, जिसकी अगर कैपेसिटी देखी जाए कि वो कैरी करेगा पेलोड ऑफ अप टू 50 kg एंड दे कैन ड्रॉप फ्रॉम द हेवी एयरक्राफ्ट। सक्सेसफुली उसकी जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर दी है डीआरडीओ थ्रू, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंडियन नेवी, ठीक है। अब हो गया ये वाली न्यूज़। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अर्जेंटीनाज लेजिस्लेशन ऑफ अबॉर्शन। तो अर्जेंटीना जो है उन्होंने लीगलाइज कर दिया अबॉर्शन अप टू द 14 वीक ऑफ अ प्रेगनेंसी। प्रायर टू दिस वुमेन जो है वेयर फोर्स टू टर्न द इनलीगल एंड अनसेफ प्रोसीजर बिकॉज अबॉर्शन वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। इसके पहले, पर अभी तो उन्होंने लीगलाइज कर दिया है। फॉर द वुमेन फ्रॉम अ सोशल इकोनॉमिक डिसएडवेंचरस बैकग्राउंड द स्कोप ऑफ एक्सेस टू द सेफ मेडिकल प्रोसीजर ऑफ अबॉर्शन वॉज इवन नैरो, बट नाउ इट इज़ पॉसिबल। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोर सेक्टर्स। तो 8 कोर सेक्टर्स है, ठीक है, काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, जस्ट आपके एकदम ध्यान में होनी ही चाहिए, ठीक है। अभी कौन से 8 सेक्टर्स है, दैट इज़ अ कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 जो कोर सेक्टर्स है ऑफ इंडस्ट्री कंप्राइज करते हैं 40% ऑफ द वेट ऑफ अ आइटम इंक्लूड्स द इंडेक्स ऑफ अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 8 कोर सेक्टर का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो आता है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट आता है, देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, crude oil, natural gas, cement and a fertilizer. So this is regarding the 8 core sector, and in this way we conclude our today's news. Have a nice day. Please do like the video अगर आपको पसंद आता हो, and अगर नए होंगे हमारे चैनल पे then please do subscribe to our channel. Thank you.